ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा रंगमंच और सिनेमा का अंतर संबंध। प्रतिभागी हैं जाने माने नाटक लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, सुपरिचित फिल्मी पत्रकार और फिल्म समीक्षक श्री प्रदीप सरदाना और जाने माने नाट्य समीक्षक और लेखक श्री संगम पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अजीत राय। विश्व रंगमंच दिवस जो कि 27 मार्च को अमूमन मनाया जाता है दुनिया भर में, और यूनेस्को ने इसको अपना एक स्पेशल इवेंट भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो उस पर हम एक बात कर रहे हैं कि रंगमंच और सिनेमा के बीच अंतर संबंध कैसा है। और आप सब जानते हैं, आप सुधी हैं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं विद्वान, कि रंगमंच बहुत पुरानी विधा है। जब सिनेमा तो अब 100-125 साल की चीज़ है, लेकिन रंगमंच उससे पहले था। और जो इतिहास में मिलता है कि जो लिखित आलेख नाटकों के वो भी बहुत पहले के हैं। आप संस्कृत में देखें तो इतने पुराने कालिदास के, भवभूति के, भास के, ये सब सारे। यदि विश्व सिनेमा की हम लोग बात करें तो शेक्सपियर ऐसे अकेले नाटककार हैं जिनके नाटकों पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं और बार बार बनती रही हैं, अभी भी बन रही हैं। ख़ास तौर से मैकबेथ। तो मैकबेथ पर बहुत सारी फिल्में जैसे ऑर्सन वेल्स ने बनाई, जिसने सिटीजन केन बनाई थी। मैकबेथ पर द ब्लड ऑफ थ्रोन करके अकीरा कुरोसावा ने, जापानीज फिल्मकार ने बनाई। और अभी हाल में कान फिल्म फेस्टिवल में 3-4 साल पहले मैकबेथ पर एक ब्रिटिश फिल्मकार की फिल्म आई थी। उसी तरह से पिग्मैलियन जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक नाटक है, उस पर माई फेयर लेडी नाम से फिल्म बनी। और बहुत सारे नाटकों पर फिल्में बनती रही हैं। तो हम अपने सबसे वरिष्ठ पैनलिस्ट प्रताप सहगल जी से इस बारे में शुरुआत करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छे नाटककार हैं, तो हिंदुस्तान में क्या हालत रही है रंगमंच और सिनेमा के संबंधों की? दुनिया की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान शायद इस मामले में अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर हिंदी प्रदेश तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। बंगला में और मराठी में ज़रूर ये आवाजाही है और होती रही है, लेकिन हिंदी में अभी भी वो बहुत कम है। ले दे के अगर आप देखिए तो शायद 60 के दशक में कुछ इस तरह के हमें उदाहरण मिलते हैं कि जो हिंदी नाटक थे या जो हिंदी रंगमंच से जो जुड़े हुए इवन एक्टर थे, क्योंकि ये तो बहुत सारे स्तरों पर आवाजाही होती है। अंतर संबंध केवल कंटेंट का नहीं है, कंटेंट तो एक पक्ष है, लेकिन अगर मान लीजिए एक रंगमंच का अभिनेता है और वो भी फिल्मों में प्रवेश करता है, तो वो भी एक अंतर संबंध है रंगमंच और फिल्म का। और फिल्म का अभिनय और रंगमंच का अभिनय तो वो किस तरह से जाकर फिल्म के अभिनय में क्वालिटेटिव चेंज लाता है, जो कि उससे पहले हमें दिखाई नहीं देती। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और ये हमने देखा है कि 70 के दशक में जो बहुत सारे अभिनेता रंगमंच पर सक्रिय थे, चाहे वो मनोहर सिंह हों, सुरेखा सीकरी हों, या उत्तरा हों, या उसके बाद नसीर हों, अनुपम खेर हों, कितना एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास, पंकज, इवन आधुनिक भी कुछ लोग जो जा रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिवली उन्होंने बदला है, उसके अभिनय के डिक्शन को बदला है, उसके व्याकरण को बदला है। और जब वो प्रवेश करते हैं जाके फिल्मों में, तो रंगमंच की जो लाउडनेस है वो किस तरह से जाके वो अपने आप को टेम करते हैं, और उस लाउडनेस की जगह जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ कैमरा फोकस करता है, वो किस तरह से सारा करते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक अभिनेता अपने आप को किस तरह से बदलता है। उसके बाद कोई ऐसी पीढ़ी निकली नहीं, जैसे अब अभी भी हम नाम लेते हैं तो उस पीढ़ी के लेते हैं जो 70 और 80 के आसपास की पीढ़ी थी, अधिक से अधिक 90। 90। उसके बाद जो पिछले 2 दशक है, 25 साल, उसमें कोई ऐसा बड़ा नाम उभर कर नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत चिंता वाली बात है कि क्या वो रंगमंच में भी अभिनय का क्षरण हो गया, या कि जो सीधा प्रवेश करता है फिल्मों में वो अभिनेता ही इतने सक्षम हो गए कि अब उनको रंगमंच के अभिनेताओं की ज़रूरत नहीं रही, और ऐसे हैं वो भी ट्रेंड होके आते हैं। वो ज़माना चला गया जब अभिनेता प्रवेश कर जाते थे और वहाँ ट्रेनिंग होती थी। लेकिन ये तो पारसी से आप देखिए, तो राम मोदी का ज़माना था, पृथ्वीराज कपूर का ज़माना था, तो वो उस तरह की फिल्में भी बनी और उस तरह की।
एक पुराना है। बात देखिए, करते ये हैं। दो बातें हुई। एक तो ये हुआ कि हमारा सिनेमा और हमारे सिनेमा में गए जितने भी पहली पीढ़ी के लोग थे वो पारसी थिएटर से आए थे। हाँ, ये तो एक बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि 70 के दशक में मुख्यतः राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए लोग जब मुंबई गए, या और ठीक है। तो इसमें राज बब्बर पहले ऐसे एक्टर थे जो हीरो के रोल में वहाँ लिए गए। उसके बाद ओमपुरी नसरुद्दीन शाह और बाकी लोग, और इस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक, और आगे इरफान और बहुत सारे लोग गए। एक लंबी जमात है, मतलब 300 एक्टर्स एक्ट्रेसेस की वहाँ। प्रदीप सरदाना जी, मैं देखता हूँ नाटकों पर बनी फिल्मों में, तो मुझे जो कुछ श्रेष्ठ फिल्में अभी ध्यान में आती हैं उनमें से एक है उत्सव, जो कि गिरीश कर्नाड ने निर्देशित किया था, शशि कपूर ने प्रोड्यूस किया था और मिक्स कटिकम पर बनी थी। अद्भुत फिल्म थी। बिल्कुल, उस तरह से हाँ। बाकी जो फिल्में जैसे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक पर बनी, और जैसे विजय तेंदुलकर के कमला नाटक पर एक कमला फिल्म बनी, और बहुत सारी बनती रहीं, उनकी उतनी चर्चा नहीं हो। उत्सव की बहुत सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। आप तो 1960 से ही फिल्म पत्रकारिता में हैं, लगभग 60 साल आपने देखा है, तो 70 के आप दशक थोड़ा से। बताइए इस पर कि आपके क्या विचार हैं। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि रंगमंच का और सिनेमा का जो अंतर संबंध है वो बहुत पहले से, शुरू से है। जिस तरह सुराम मोदी की बात की, तो सुराम मोदी है वो भी रंगमंच से थे, उनका पारसी थिएटर था। उसके बाद जो बहुत बड़ा नाम था पृथ्वीराज कपूर, उन्होंने तो खुद अपना पृथ्वी थिएटर बनाया। पहले वो बाहर वो भी पारसी शैली के नाटक करते थे, बाद में उन्होंने भी अपना जो है पृथ्वी थिएटर बनाया। और बलराज साहनी इप्टा के साथ जुड़े रहे और उन्होंने भी इतने काम किए। पहले कलाकारों की बात करें तो ही बहुत लंबी फहरिस्त निकल कर आती है। और अगर नाटकों की बात करें, नाटकों में जो फिल्म बनी है, आपने उत्सव लिया, उससे पहले पृथ्वीराज कपूर की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर का नाटक था पैसा। तो पैसा पे उन्होंने फिल्म बनाई थी सबसे पहले। और बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो बड़े सिद्धांतवादी थे, थिएटर के इतने अलग थे, उनके नियम ऐसे थे थिएटर के कि कहीं कोई उसके अंदर कंप्रोमाइज, समझौते वाली बात नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा फिल्म बनानी है पैसा के ऊपर, तो कैसे बनाया जाए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे नाटक इतने चलते हैं, फिल्म बनाओगे। तो वो 50 के दशक में उन्होंने, एक्चुअल 60 में हुआ, कोशिश उसमें की। राज कपूर असल में आ चुके थे सिनेमा के अंदर। 50 के दशक में उन्होंने किया कि भी इसको मैं बनाना शुरू करूँ। उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उन्होंने कहा किससे बनाई जाए, किससे बनाई जाए। तो उन्होंने लेक टंडन को पकड़ा के आप बनाइए। लेक टंडन उनके पारिवारिक वो भी थे कि उनके जो पिताजी थे फकीर चंद जी और पृथ्वीराज कपूर बड़े अच्छे दोस्त थे। तो लेक टंडन जो है वो उनके बेटे की तरह थे। और लेक टंडन के भाई जो योगराज टंडन है वो तो पृथ्वीराज कपूर के सचिव का काम करते थे और वो भी उनके बेटे की तरह थे। तो उन्होंने लेक जी को बुलाया कि भाई आप फिल्म बनाइए। तो उनका ठीक है, लेकिन साहब ये जो फिल्म है ये इस तरह नहीं बनेगी जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसकी दोबारा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, सब सीन दोबारा करने पड़ेंगे और बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। बोले देखो भाई, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ इसलिए नहीं बना रहा कि वो छोटे छोटे सीन कहता है साहब फिल्में तो ही छोटे छोटे सीन, वो तो वैसे ही बनानी पड़ेगी। फिर बड़ी मुश्किल से बात हुआ, कुछ समझौता हुआ, अच्छा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। राज कपूर ने कहा कि मेरा पूरा आर के स्टूडियो इस फिल्म के लिए समर्पित है, मेरी पूरी टेक्निक टीम जो है इसके लिए समर्पित है, इस पर फिल्म बननी चाहिए, मेरी इच्छा है, पापा जी की इच्छा है, तो मेरी इच्छा है कि फिल्म बने। उन्होंने पूरी यूनिट दे दी, ये भी साथ में लग गए, लेक टंडन भी लग गए स्क्रिप्ट लिखे। बोले कलाकार वही होंगे जो मेरे पैसा थिएटर में काम करते थे, वही सभी लोग होंगे इसके अंदर, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर है, चाहे वो जौहरा सहगल है, इवन शशि कपूर है, जो भी है वो मतलब सब उसके अंदर काम करेंगे। तो पैसा बनी, लेकिन मतलब बहुत टाइम लग गया। और उसके अंदर जो ताराचंद बढ़ियातिया थे उन्होंने इस फिल्म को लेना था डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, लेकिन उन्होंने देखा ये तो कोई मसाला डाल ही रहे फिल्म का। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कीजिए साहब, कोई ऐसा दिखा दीजिए कि जो आपके रंगमंच का जो नायक है वो राज कपूर नरगिस का बड़ा फ़ैन है, तो उसका कोई गाना बहाना बना दिया, वो गाना गा रहा है। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा ये। तो उन्होंने मना किया। तो ताराचंद बढ़ियातिया ने जो अगली पैसों की किस्त देनी थी वो रोक ली। बाद में खैर राज कपूर ने वो अपने पैसों से फिल्म पूरी कराकर उसको रिलीज कराई, वो लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज कपूर को उससे बहुत घाटा हो गया। लेकिन जो फिल्मों का सिलसिला चल रहा है अभी तक जो है, नहीं, यहूदी की लड़की बनी इस बीच में, मैं बता और भी बहुत सारी फिल्में बनी। गुलजार साहब ने अंगूर बनाई, वो भी कॉमेडी ऑफ एरर्स पे थी। अंगूर से पहले उस पर बांग्ला में फिल्म बनी थी उसी नॉवल के ऊपर। तो मतलब इस तरह सिलसिला चलता रहता है। कई बार गुजराती फिल्म पे लगातार फिल्में बन रही हैं। और ये विशाल भारद्वाज जो है वो भी इनके साथ थे। उन्होंने तो 3 फिल्में बनाई, मैकबेथ पे बनाई, मकबूल बनाई, हैदर बनाई, हैमलेट पे बनाई, और उसके अलावा एक और उन्होंने फिल्म बनाई थी ओमकारा, ओथेलो पे बनी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह उनको फॉलो किया शेक्सपियर को, और उनको कामयाबी भी मिली है। जैसे क़यामत से क़यामत पिक्चर थी, अब लोगों को पता नहीं वो भी जो है रोमियो एंड जूलियट पे थी, क्योंकि वो हिंदी फिल्म में काफ़ी मसाला आ जाता है, काफ़ी बदलाव कर देते, तो वो उस तरह की थी। गुजराती फिल्में लगातार बन रही है। ओ माई गॉड जो है वो परेश रावल नाटक करते थे, वही उसके ऊपर उन्होंने बनाई, जो इन्होंने
शुक्ला ने उसको बस एक direct आपको किया। याद दिला दूं, गुजराती की एक बड़ी अच्छी फिल्म अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को लेकर बनाई गई थी। 102 नॉट आउट, हाँ, मुझे Not अच्छी Out। तरह याद, वो भी वो 102 तो Not Out, वो सौम्या भी जोशी शुक्ला का ने बनाई थी। नाटक था और नाटक को फिल्म सौम्य शुक्ला के नाटक पर नहीं, बनी थी। निदेशक सौम्या जोशी हैं सौम्य उसके, जोशी, सौम्य जोशी अभिजात का- जोशी सौम्य के जोशी- भाई सौम्य हैं जो जोशी, कि हाँ। हिरानी के प्ले राइट बिल्कुल हैं। बिल्कुल सौम्य जोशी का था। फिल्म की भी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उन्हीं के हाँ, प्ले फिल्म पे था की भी वो भी लिखी थी, हाँ, फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी। वही तो इन्होंने भी जो है 2 फिल्में हैं, ओ माई गॉड शुक्ला ने जो बनाई, ये भी और ये भी दोनों फिल्में 102 नॉट आउट। ओ माई गॉड तो बहुत ही अच्छी रही। ये भी जो है गुजराती प्ले था। जहाँ तक कलाकारों की बात है, तो जैसे हम एनएसडी की बात कर रहे थे, तो एनएसडी के अंदर जो सबसे पहले कलाकार, कोई फिल्म 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना और 1960 में बना फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। दोनों के लिए बड़ा क्लियर था सरकार का कि जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो सिनेमा में योगदान दें और जो एनएसडी के हैं वो थिएटर में योगदान दें। लेकिन 1970 में इसका जो है स्वरूप तब बदला कि पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट से लोग आने शुरू हो गए थे लगातार जो है, लेकिन इसमें कोई पूरी चेन थी। ये तो उस समय जो है डैनी की बात करें, जया की बात करें, नवीन निश्चल, अनिल धवन, लगातार पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट से इतने लोग आते रहे उसके अंदर। लेकिन एनएसडी के अंदर सबसे पहली शुरुआत ओम शिवपुरी ने की 1970 के अंदर। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो उन्होंने मोहन राकेश के आधे अधूरे के ऊपर फिल्म बनाने का सोचा। तो उन्होंने कमलेश्वर को कहा कि आप स्क्रिप्ट लिखिए, मैं पैसा लगाऊंगा, बासु भट्टाचार्य इसको डायरेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वही है कि क्योंकि वो सिनेमा और दोनों के माध्यम में बड़ा फर्क है, तो उसमें बड़ा टाइम लग गया और वो जो ओम शिवपुरी आखंड कर से डूब गए, उनकी बड़ी हालत खराब हो गई। फिर वो, लेकिन वो आ जा रहे थे बॉम्बे, तो उनकी मुलाकात हो गई। तो मणि कौल ने जो आषाढ़ का एक दिन बनाई थी सबसे पहले, तो तब से उन्होंने शुरुआत की। तो उसके अंदर क्या है कि ओम शिवपुरी रोल किया। ओम शिवपुरी कई बार प्ले कर चुके थे, हाँ, आषाढ़ प्ले का एक यहाँ दिन का। दिल्ली में कर चुके थे, लेकिन वो कालिदास बनते थे उसके अंदर। अच्छा, लेकिन फिल्म में उनको विलोम का रोल दिया विलोम गया। का रोल विलोम दिया का दिया गया। तो लेकिन वो बहुत बार मंचन कर चुके थे, तो वो बड़ा अच्छा लगा। तो आषाढ़ का एक दिन से जो है इसकी शुरुआत हुई। जो एनएसडी का पहला आर्टिस्ट सिनेमा में गया वो ओम शिवपुरी थे। तो उसके बाद तो फिर उनको गुलजार से मुलाकात होगी, तो गुलजार ने इनको कोशिश में ले लिया। तो गुलजार की जो सारी फिल्मों में ओम शिवपुरी ने जब तक रहे तब तक काम किया, और 71 से शुरुआत हुई और 90 तक रहे वो। 20 सालों में करीब 250 फिल्में जो है ओम शिवपुरी ने की। तभी नया रास्ता दिखाई दिया कि एनएसडी के लोगों को भी फिल्मों में जगह मिल सकती है, यानी रंगमंच के लोग भी सिनेमा में जा सकते हैं। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों से एनएसडी के लोग फिल्मों में इस तरह नहीं कर पा रहे, आ रहे हैं लोग अभी भी। जीशान अयूब ताजा उदाहरण है। हाँ नहीं, जयदेव अहलावत जो है वो भी अच्छा एग्जाम्पल हाँ, है। जयदीप अहलावत, जयदीप अहलावत जो है वो भी अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, जो भी इसमें आए। लेकिन वो वाली बात नहीं जो पहले लगातार बाढ़ आ गई, जिसको देखो कि वो एनएसडी, जिसको देखो एनएसडी से आ रहा था, तो वो सिलसिला रुक गया। लेकिन जहां तक वैसे थिएटर की हम बात करें, जैसे हमने पृथ्वीराज कपूर का, पृथ्वीराज कपूर ने थिएटर से आए और उसके बाद देखिए मुगले आजम, तो उनकी बिल्कुल ही ऐतिहासिक फिल्म है, आज तक सबको जवाब नहीं है उस फिल्म का। और इस तरह राज कपूर की बात करें तो राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर तीनों पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। और यहाँ तक जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, ये भी उसी की देन है, पृथ्वी थिएटर की देन है। और पृथ्वी थिएटर ने तो खैर बहुत सारे लोगों को दिया, सज्जन, अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो भी थिएटर की देन है। जब नैनीताल में शेडवुड में पढ़ते थे वहाँ भी प्ले करते थे, केएम कॉलेज दिल्ली में पढ़ते थे वहाँ भी प्ले करते थे। उसी प्ले से उनको शौक हुआ और उसी से वो साथ हिंदुस्तानी में ख्वाजा महमूद अब्बास ने उनको मौका दिया और वो आगे बढ़े। शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान भी थिएटर की देन है। वो बैरी जोन के साथ या थिएटर करते थे। मैं उनको देखता था, पहली बार मैंने ही उनको एक टेलीफिल्म के अंदर 5,000 रुपये में साइन करवाया था। अधूरी जिंदगी दूरदर्शन के लिए बन रही थी। चलिए प्रदीप जी, ये तो बात हुई कि जो हमारे अभिनेता हैं रंगमंच के, वो सिनेमा में गए और उन्होंने अच्छा काम करने की, जो सिनेमा की जो प्ले है उन प्ले पे फिल्में बनी लगातार, लेकिन चाहे वो जो शेक्सपियर पे प्ले बनी, हाँ, चाहे वो और जो गुजराती के प्ले हैं उन पे बनी, या हिंदी के बहुत सारे प्ले हैं उन पे बनी। हाँ, लेकिन जो कमर्शियल सक्सेस अभी जिस फिल्म को मिली है नाटक पर, वो है नट सम्राट मराठी का। मराठी के 2 अभिनेता बहुत चर्चित हुए हैं, तो मैं संगम जी से जानना चाहूँगा कि उनके क्या विचार हैं। एक तो नाना पाटेकर जो कि रंगमंच से आए और सिनेमा में छा गए, दूसरे सचिन खेड़ेकर जिन्होंने श्याम बेनेगल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में लीड रोल किया था, और उससे पहले सियाजी शिंदे, वामन केंद्र के नाटकों में काम करते थे और बाद में वो सिनेमा में बहुत अच्छे विलेन के रूप में इस्टेब्लिश हुए। शूल फिल्म और कई फिल्मों में हुआ है। तो संगम जी, इन दोनों के संबंध को आप कैसे देखते? सिनेमा और रंगमंच में एक सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि एक रिकॉर्डेड होता है और एक लाइव होता है। इससे अभिनय का एक जो माध्यम है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो रंगमंच का अभिनेता है वो सिनेमा को कंफर्टेबली और ज़्यादा अच्छे तरीके से अभिनय कर पाते हैं वहाँ,
लेकिन इसके उलट उदाहरण भी हैं। मुझे याद है बलराज साहनी की आत्मकथा में मैंने पढ़ा, उन्होंने काफ़ी विस्तार से लिखा है। तो जब वो सिनेमा में रोल करते थे तो उनको काफ़ी परेशानी आती थी, क्योंकि कैमरा जिस तरह से चेहरे के सामने आता है, रंगमंच में उस तरह का अभ्यास नहीं था। तो उन्होंने एक बार दिलीप कुमार से पूछा कि आप इतना सहज अभिनय कैसे कर लेते हैं। तो दिलीप कुमार ने उसका बहुत साधारण सा उत्तर दिया कि कुछ अपने से सीखा है, कुछ दूसरों से सीखा है। रंगमंच और सिनेमा में एक दूसरा फ़र्क ये है कि रंगमंच एक सादगी का माध्यम है। 3 ही चीज़ ज़रूरी मानी गई है रंगमंच के लिए, एक अभिनेता, एक दर्शक और एक कहानी। मगर जब से ये सिनेमा का फैलाव हुआ है तो रंगमंच तो 2000-3000 साल से खेला जाता है, लेकिन सिनेमा 100-125 साल पुराना माध्यम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो रंगमंच में कोशिश आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत होती है कि रंगमंच को भी उतना एग्जॉटिक, उतना चमकदार बनाने की जैसे कि सिनेमा होता है, उसमें उसी तरह से उसकी सेट डिज़ाइनिंग इत्यादि में ये चीज़ें होती हैं। इसको एक अच्छी चीज़ बहुत से लोगों ने नहीं माना है, यानी रंगमंच को रंगमंच ही रहना चाहिए। तो एक पोलैंड के सिद्धांतकार थे, रंगमंच के सिद्धांतकार, उनका नाम था ग्रुटोव्स्की। पुअर थिएटर की अवधारणा है उनकी। उन्होंने कहा कि रंगमंच को एक अनावश्यक कोशिश नहीं करनी चाहिए सिनेमा होने की, तो उसी को पुअर थिएटर बोलते हैं। उनके बीच एक अंतर संबंध है भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो रंगमंच के बहुत मशहूर नाटक हैं जो बाद में फिल्मों में तब्दील हुए। विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर पे 3 फिल्में बनाई, तो उनमें शेक्सपियर की कहानी का थीम है, पर वो जो एक जो रंगमंची संवेदना है वो उस तरह नहीं, उसको उन्होंने सिनेमाई एकदम तब्दील कर दिया है। ऐसे 2 नाटक मुझे याद हैं जो कि रंगमंच के बहुत हिट नाटक थे और बाद में सिनेमा में भी उतनी ही सक्सेसफुली उनको उस सेंसिबिलिटी के साथ लाया जा सका। एक तो महेश एलकुंचवार का नाटक है पार्टी, और एक गोविंद निहलानी ने फिल्म बनाई थी। और एक ऑफ माइस एंड मैन जॉन स्टीनबैग का नाटक है, जिस पे बाद में उन्होंने खुद ही सिनेमा की स्क्रिप्ट भी शायद उन्होंने खुद ही लिखी थी। वो फिल्म भी उतनी अच्छी थी जितना कि वो नाटक है, पर मुझे हमेशा लगता है कि वो नाटक ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसके कई शो देखे हैं अलग अलग। उस पर अभी एक नौजवान ने फिल्म बनाई है यशपाल शर्मा को लेकर, मूसो टाइटल से। ओ माय गॉड को भी हम उसमें ले सकते हैं, वो भी सिनेमा में इतना, नाटक भी इतना पॉपुलर हुआ, फिल्म भी इतनी हुई। ऐसे तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अनारकली है, क्योंकि उस पे जो नाटक था वो उर्दू का सुपरहिट नाटक था, जिससे प्रेरित होकर फिर ये फिल्म बनाई, और ये फिल्म भी बहुत। मुगल आजम पे भी नाटक बना। अभी जो आप भव्यता की बात कर रहे हैं, उसमें जो भव्यता दिखाई है उसके 1000 रुपए की। नहीं, मुगल आजम और अनारकली में तो फर्क है, दोनों की कहानी में फर्क है। हाँ, लेकिन नहीं, ये जो मुगल आजम नाटक है ये उर्दू के नाटककार थे और बहुत सुपरहिट नाटक रहा। अच्छा, मैं दरअसल एक बात और फिरोज खान जो कहना चाहता हूँ कि जो कुछ नाटक हमारे यहाँ हुए हैं और उनको ज्यों का त्यों फिल्माया गया है, जैसे आषाढ़ का एक दिन को ज्यों का त्यों भी फिल्माया गया है, चरणदास चोर को भी ज्यों का त्यों फिल्माया गया, और रुका हुआ फैसला। अब उसको अब क्या कहेंगे, वो थिएटर है कि फिल्म है? क्योंकि वो फिल्म की जितनी भी डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं वो तो वहाँ पर अनुपस्थित हैं, वो संभावनाएं हैं लेकिन वो अनुपस्थित हैं। एक थिएटर का डॉक्यूमेंट तो बन जाता है, लेकिन उसको आप फिल्म कैसे कहेंगे? तो फिल्म का जो व्याकरण है, पूरा का पूरा जो ईडियम है, वो कहीं उसमें दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि कहीं क्लोजअप्स आ गए और कहीं पर लॉन्ग शॉट आ गए, कहीं शॉट थोड़े से डिफरेंट हो जाए। ये आपका मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है। इसमें एक उदाहरण मैं दूंगा हॉल का, जिसमें आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी और नाटक में भी वो दिखाई देंगी। रंजीत कपूर का एक नाटक था रॉन्ग टर्न, उसको लेकर रंजीत कपूर ने एक अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म लिखी जिसका शीर्षक है चेहरे, जिसमें धृतिमान चटर्जी, अमिताभ बच्चन, रघुवीर यादव और इमरान हाशमी अभी रिलीज हुई है। आप यदि वो फिल्म को देखें तो उसमें सिनेमा के सारे डायमेंशंस हैं और उसमें ब्रिलियंट एक्टिंग है सारे लोगों को कैरेक्टर के, और स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है, बिना नाच गाने के भी वो फिल्म आपको अंत तक बांधे रखती है। और रॉन्ग टर्न नाटक भी देखें जो NST थर्ड ईयर के साथ रंजीत कपूर ने किया था। और उसी तरह दूसरा उदाहरण मैं दूंगा इनका महेश मांजरेकर के नट सम्राट की, जो नाना पाटेकर को लेकर उन्होंने नट सम्राट फिल्म बनाई। फिल्म भी उसी तरह से बम्पर और बड़ी तरह से थी, और नाटक तो मराठी में तो कमाल का नाटक था। मैं इसमें एक और जोड़ूंगा, विपुल शाह का आंखें अमिताभ बच्चन को लेकर बनी थी, वो भी बिल्कुल उसके अंदर जो नाटक का आपको लगता ही नहीं कि नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह पूरा पिक्चराइजेशन ऐसा था। एक दूसरी चीज की ओर आप लोगों ने इशारा किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इधर मैंने देखा कि सिनेमा को नाटक में ले आना, माने ये तो बात हुई कि जो नाटक है उस पर फिल्में बनती हैं, लेकिन फिल्मों पर नाटक
इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण फिरोज अब्बास खान का मुगले आजम है। मैंने वही मुगले आजम की बात की। वो आपने बात की मुगले आजम की। गाइड पर भी उन्होंने किया था। दो नाटकों की चर्चा करूंगा जो कि फिल्मों पर बने हैं। एक तो है सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर हैप्पी रंजीत साहू ने एक बहुत ब्रिलियंट नाटक किया था और नाटक काफ़ी चला भी, बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रहा। और दूसरा हमारी अधूरी कहानी, जो महेश भट्ट से प्रेरित और उन लोगों की फिल्म थी, आपको याद होगा, विद्या बालन और इमरान हाशमी और कई लोग थे। उसको लेकर यहाँ एक इमरान ने नाटक किया था, श्री राम सेंटर महेश भट्ट ने उसको प्रोड्यूस भी किया था। तो ये भी ट्रेंड है कि फिल्मों पर भी नाटक। मैं आपको और बता दूं, बहुत कम निगाह पिक्चर जो वो भी एक्चुअल में नाटक भी थी। अचला नागर ने जो लिखी, वो कहानी उन्होंने लिखी थी तोहफा के नाम से। तो धर्म को कहानी दी, तो उन्होंने बी आर चोपड़ा का इंटरव्यू करने गई, तो उनको ऐसी बातचीत चली, उन्होंने कहा आप कुच बना रहे हैं आजकल वीडियो पे, तो मेरा ये है। तो उनका अच्छा देखते हैं, तो उनका चलो ये देखेंगे। तो उन्होंने मथुरा, आकाशवाणी मथुरा के लिए इस पर पूरा नाटक बनाया और बड़ा अच्छा चला तोहफा के नाम से। और बाद में देखिए बी आर चोपड़ा जब फिल्म बनाई, देखा तो कितनी कामयाब रहेगी। उसमें आखिर में सीन था ना कि मैं कोई तोहफा थोड़ी हूँ, तो उसमें देखा में आपको याद होगा जो राज अब्बर, दीपक पाराशर और सलमा आगा, उसी में चोपड़ा साहब ने बुलाया उनको। उसी में वो तोहफा शब्द आता है, तो वो तोहफा उन्होंने नाम रखा था उसका। लेकिन वो फिर जब तलाक बोलते, तलाक रख दिया नाम, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ तलाक भी मत रखिए, तो फिर उन्होंने निकाह इसका नाम रखा। तो ये भी आप देखिए असला नगर के। दूसरा एक और है कि इसमें ये दोनों जो माध्यम हैं, रंगमंच का और सिनेमा का, अब इनके बीच की एक तीसरी विधा भी विकसित हुई है। पिछले दिनों एक पूरा चैनल था, प्रसिद्ध नाटकों को स्टूडियो में रिकॉर्ड करता था। तो उसमें सारे ये कोर्ट मार्शल से लेकर आषाढ़ का एक दिन, ये सारे बड़े बड़े नाटक जो है वो उसी सेटअप में शूट किए जाते हैं। 4-5 कैमरे लगा कर। हाँ, 4-5 कैमरे लगा के। तो एक एडिटिंग हो गई, वो तो लाइव थिएटर तो नहीं रहा है ना। हाँ, मगर उसको लाइव थिएटर तो खैर आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए संगम जी ने कहा ना कि वो बीच की एक विधा है, फिल्म आप एक कैमरे से नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते। फिल्म तो फिल्म है ना, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका फिलॉसफी अलग है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, वो थिएटर जो है वो सिनेमा में फर्क है, और जो थिएटर का जो शौकीन है उनको सिनेमा अच्छा ही लगा। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि चलिए इस बहाने जो थिएटर है, जो पुराने नाटक है हमारे, वो कम से कम सिनेमा में आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनकी पहचान बन रही है, उनको याद कर रहे हैं और लोगों तक वो मैसेज जा रहा है। असल में क्या था कि देखिए, पहले तो जब हमारे यहाँ मूक फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो उसमें हमारे यहाँ तो क्या थे, देवी देवता थे, उन्हीं को लेते थे। राजा हरिश्चंद्र बनी, तो वो भी वैसे नाटक ही था जो इतने सालों से खेला जा रहा था, उसके ऊपर उसके पुरानी कथाओं में है। और उस समय ग्रीक की जो वो थी, उसमें भी जो देवी देवता थे ग्रीक में, वो चलते थे। लेकिन जो शेक्सपियर ने जो नाटक लिखे, देखिए आप देखिए 1899 में जब सिनेमा की बिल्कुल ही पहले चरण में अब कदम रखा ही था, बिल्कुल छोटा सा, अभी 4-5 साल पहले ही उसका थोड़ा सा अस्तित्व में आया था। आप देखिए 1899 के अंदर ही जो है इनकी जो किंग लियर, उस पर सबसे पहले इनकी वो 10 मिनट की फिल्म बनी थी किंग लियर के ऊपर। जो फिल्म का विकास हुआ है, जब शुरू हुई है फिल्म, तो उसका सोर्स तो थिएटर ही रहा। थिएटर, वही मैं कह रहा हूँ, सोर्स वहां से रहा। तब तक तो इन्होंने स्क्रिप्टिंग करना तो सीखा ही नहीं था। वो तो ये तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है चीजें। शुरू में तो मूक ये कहने वाला था कि शेक्सपियर को क्यों लिया सिनेमा वालों ने, तो इसलिए लिया कि एक तो स्क्रिप्ट आपकी तैयार है, दूसरा आपको पैसे खर्च नहीं करने, कहानी पर फ्री है, वो पब्लिक डोमेन में है, तो आपको उसके लिए पैसे नहीं देने किसी को, कभी इसकी कहानी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। स्क्रिप्ट की उसकी तैयार है, हालांकि उनकी पोइट्री इतनी जबरदस्त है कि उसको पिक्चराइज करना इतना मुश्किल हो गया। कुरोसावा तक ने कहा है कि कुरोसावा ने कि मेरे को बड़ा मुश्किल लगा शुरू में इस पर बनाना, जिसका कहना है कि अब वो उसकी आत्मा नहीं रहती, इसलिए कि वो आपको जो शेक्सपियर को आप बिल्कुल आप सिनेमा में उतारेंगे तो वो नहीं आ सकता, उसकी इतनी हाई पोइट्री है, इतना सब कुछ वो आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए तभी भी पिछले 100 साल में शेक्सपियर के 38 नाटक है, उस पर 400 फिल्में बन चुकी है पूरी दुनिया में। और कोई सबसे ज्यादा उन्हीं की बनी है ना, क्योंकि सारी दुनिया में अंग्रेजों का राज था और वो जहां भी अंग्रेज गए शेक्सपियर को ले गए। अंग्रेजी गई और शेक्सपियर गए। तो हिंदुस्तान में भी तो शेक्सपियर ही आए, प्रोसिनियम थिएटर गया उनके साथ। कोई नहीं है शेक्सपियर के सामने जिसके जिनके इतने ज्यादा 400 फिल्में बनी हो दुनिया भर में। दुनिया में जहां फिल्में बनती हैं, आप तो विदेशी सिनेमा बहुत लिखते हैं, आप कहीं भी देखिए, आप जहां फिल्में बनी है। तो ठीक कह रहे हैं अजित की, और किसी का शासन भी इतना नहीं हुआ, वो बात भी हुई अंग्रेज सब जगह। अब चलिए हम एक दूसरे इसी को एक और जोड़ते हैं कि इस समय यह खुशी की बात है कि हमारे जो अभिनेता, क्योंकि सिनेमा और टेलीविजन अभिनेता को वो आंतरिक संतुष्टि नहीं प्रदान करता जो रंगमंच उनको प्रदान करता है।
वो तो एक कट है ना सिनेमा और टेलीविजन। तो आप देखेंगे कि जितने लोग हैं वो सिनेमा में सफल होने के बाद वापस रंगमंच की ओर लौटे हैं। उनमें से कुछ लोगों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो आप सोचिए, बांग्ला में सत्यजीत रे के अभिनेता रहे, उनकी अभी हाल ही में निधन हुआ, सौमित्र चटर्जी। अब देखिए सौमित्र चटर्जी अंतिम समय तक नाटक में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर श्रीराम लागू, वो सिनेमा में सक्सेसफुल थे, अपना काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कभी छोड़ा ही नहीं थिएटर। 85 साल की उम्र में श्रीराम लागू ने मित्र करके और उस तरह से नाटक किया। साउथ के 2 एक्टर, मोहनलाल पणिक्कर के एक्टर थे और मामूटी पणिक्कर के एक्टर थे, और ये 2 सुपरस्टार हैं साउथ के। उसी तरह आप दूसरी भाषाओं में, मराठी में जाइए, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में। अब यहाँ से हिंदी में हम आते हैं तो हिंदी में जो नाटक की जो सबसे बड़ी उपस्थिति थी वो नसरुद्दीन शाह की। अभी भी वो कर रहे हैं, अभी भी किया उन्होंने। और 2 उसके अलावा रेगुलर नहीं है वो, रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर नहीं, उनकी टीम रेगुलर है, उनकी टीम रेगुलर है। ये बड़ी बात है कि फिर भी करते हैं। मेरी अभी बात हो रही थी उनसे, वही सबसे ज्यादा गुजरात के बॉर्डर पे नहीं और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थिएटर तो मैं करता ही हूँ। वो भी कह रहे थे मैं दूर स्कूल में पढ़ता था तब मैं थिएटर करता था दूर के अंदर। प्रदीप जी, इन बड़े अभिनेताओं ने जब थिएटर में कदम रखा तो उससे क्या हुआ कि थिएटर की इकोनॉमी थोड़ी उनकी टीम की सुधर गई। क्योंकि आप देखिए उसमें दूसरा नाम है अनुपम खेर का। खेर के 2-3 नाटक इधर, राकेश बेदी के निर्देशन में मेरा वो मतलब तो नहीं था, हो सकता है कमर्शियल हो। उसी तरह परेश रावल के 2-3 नाटक इधर बहुत सुपरहिट हुए, चले। ये सब तो बड़े अभिनेता की बात है। उस थिएटर में जो भी है, जो भी लोग सिनेमा में आए वो इसीलिए आए। जब पृथ्वी थिएटर बंद हो रहा था तो ये सब लोग सिनेमा में आए थे, शशि कपूर और लोग आए, इसलिए ये वहाँ बिल्कुल बंद हो रहा था, पैसा नहीं था। उसमें एक अलग तरह का जोश जुनून था नाटक के लिए। लेकिन अब जो है, मेरी अभी इनसे रमेश तलवार से बात हो रही थी, इप्टा के अभी भी नाटक कर रहे हैं लगातार, कह रहे 10 रुपये देते हैं सब कलाकारों को, कि शबाना आदमी भी कहती थी मेरे 10 रुपये कहाँ है, दीजिए। तो मतलब ये बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा अजीत जी, एक अब 500 रुपये हो गया। एक सवाल शबाना आजमी ने भी कुछ नाटक, मेरे मन में एक सवाल है कि जो कंटेंट वाइज आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो नाटक लिखे जा रहे हैं, जो थिएटर में जो आ रहे हैं रंगमंच पर, कंटेंट वाइज वो ज़्यादा कहीं आगे हैं या कि जो फिल्मों में जो कंटेंट आ रहा है वो कहीं आगे है? जाहिर है फिर सिनेमा आगे है कंटेंट वाइज। वो तो उसके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, वो विकराल है उस तरह से। वो तो टेक्नोलॉजी हो गई, पूंजी की ताकत भी है, पूंजी की मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। हम यदि विश्व की बात करें तो सिनेमा 100 गुना आगे है थिएटर से। ये बड़ा क्राइसिस है थिएटर में। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में दूसरा मसला हो सकता है। अब देखिए, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम अभी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि आप लोगों ने वो नाटक देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन वो सीरियस रंगमंच जिसको हम कहते हैं, जो आप कमर्शियल पॉपुलर की बात छोड़ दें, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। जैसे एक सिनेमा में बहुत सक्सेसफुल है मकरंद देशपांडे। वो लगातार एक ऐसा सीरियस थिएटर कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी दूसरा कुमुद मिश्रा सिनेमा में बहुत सक्सेसफुल, जो सुल्तान में उसके सलमान की पत्नी के पिता बने थे, आप जानते होंगे। उनके पास 7 नाटक लाइव हैं अभी। तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा यशपाल शर्मा का। यशपाल शर्मा सिनेमा में सक्सेसफुल होने के बावजूद सिनेमा में भी किया, हिंदी में भी मैंने कोई भी फिल्म उसके बगैर नहीं बन रही है, उसको काम बहुत है, लेकिन उसके पास 7 नाटक लाइव हैं, अच्छे सीरियस। सौरभ शुक्ला 20 साल बाद नाटक में लौटे और उन्होंने नाटक किया, अब लगातार कर रहे हैं। विनय पाठक, रजित कपूर जो अंग्रेजी में करते हैं, और रजत कपूर भी कर रहे हैं। ये दोनों रजत और रजित दोनों लोग ये सब नाटक कर रहे हैं। बोमन ईरानी अभी भी सक्रिय हैं। शबाना आजमी ने हाल में लास्ट में एक नाटक किया था, लेकिन उनके लिए अभी रंगमंच कोई अभी ज्यादा नहीं, पहले बहुत नाटक करती रही। तो एक तो रंगमंच और सिनेमा के बीच जब हम अंतर संबंध की बात करते हैं तो एक तो है आलेख के स्तर पर, यानी कि कोई स्क्रिप्ट लिखी गई नाटक के लिए, बाद में सिनेमा बना, और कोई सिनेमा के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, उस पर बाद में नाटक बना। एक तो स्क्रिप्ट के लेवल पर बहुत आवाजाही है। दूसरा, आप सबने इस बात पर विचार किया कि जो अभिनेता है, माने एक ही अभिनेता सिनेमा में भी काम करते हैं और रंगमंच में भी काम करते हैं, और इससे दोनों की आवाजाही चालू है, और इससे दोनों विधाएं समृद्ध हो रही हैं। और वो केवल हिंदी में नहीं है, वो भारत की तमाम भाषाओं में हो रही है, दुनिया भर में हो रहा है। तीसरी बात, इन दोनों माध्यमों का एक मौलिक अंतर है। माने रंगमंच एक जीवंत माध्यम है और सिनेमा एक रिकॉर्डेड है। दूसरा, रंगमंच में सब कुछ अभिनेता को मंच पर करना होता है, सिनेमा में 60% काम टेक्नोलॉजी करती है, और दोनों में अंतर संबंध भी हैं। आकाशवाणी के स्टूडियो में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
रंगमंच और सिनेमा का अंतर संबंध। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे जाने माने नाटक लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, सुपरिचित फिल्मी पत्रकार और फिल्म समीक्षक श्री प्रदीप सरदाना और जाने माने नाट्य समीक्षक और लेखक श्री संगम पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री अजीत राय। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामोतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।